हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 5 देखने वाले हैं हम। चैप्टर आपका है फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने लास्ट के 4 वीडियो में क्या पढ़ा था कि किस किस प्रकार से फ्रॉड किए जा सकते हैं, फ्रॉड फॉर्जरी में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हमने ऑलरेडी 4 वीडियो में कर लिया है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जब फ्रॉड हो जाता है तो उसका रिपोर्टिंग हमें कहाँ करना है, कब करना है, कितने अमाउंट तक करना है, ये सारी चीजों के बारे में आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहले भी मैंने बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके डी मॉड्यूल की बात करें तो इस चैप्टर को आप जरूर करके जाइए। ठीक है, और भी इसके पार्ट आने वाले हैं, तो सारे पार्ट को आप ध्यान से समझिए, बहुत आपका फायदा होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, तो यदि फ्रॉड हो जाता है तो रिपोर्टिंग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक तो है कि किसी कस्टमर के साथ यदि फ्रॉड हुआ है तो वो इमिडिएटली जो है सो अपने जो बैंक है, कंसर्न बैंक है, ब्रांच है, वहां जाकर के वो रिपोर्ट कर दें अपना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसे बताया गया है कि रिपोर्टिंग वो आरबीआई के पास करेगा। कब करेगा, कितने टाइम में करेगा, इसके लिए देखिए वो कहाँ पे। तो ये जो रिपोर्टिंग किया जाता है ये किसके अंतर्गत है कि सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, CPFIR, इसके तहत जो है सो यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है। इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कब रिपोर्टिंग की जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इट इज इनविसेज दैट रिपोर्टिंग वुड बी डन ऑन नियर रियल टाइम बेसिस, कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, जैसे ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसका इंटीमेशन होता है कि नहीं फ्रॉड हुआ है, उसको तुरंत जो है सो आरबीआई के साथ उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, ऐसा है। लेकिन फिर भी कुछ समय दिया गया, क्या समय दिया गया है। टू बिगिन विद, एंटिटीज मस्ट इंश्योर दैट ऑल फ्रॉड आर रिपोर्टेड टू आरबीआई, है ना। सारे फ्रॉड, जितने भी फ्रॉड है, चाहे जो भी अमाउंट के हो, आरबीआई के पास रिपोर्ट करना है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल, EDSP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल। अब ये क्या है, एक पोर्टल है जिसके थ्रू जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करता है। कहां करता है, आरबीआई। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी देखिए ये चेंज हो गया, ये जो EDSP है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल है, नाउ दिस पोर्टल हैज बीन माइग्रेटेड टू दक्ष। ये दक्ष करके एक पोर्टल है ना, इस वेब पोर्टल है, इसके थ्रू अब रिपोर्टिंग की जाती है। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो यहां पे आरबीआई अच्छे ढंग से मॉनिटर कर सकता है, कंप्लायंस देख सकता है इसका, इसी वजह से EDSP को माइग्रेट करके आपका दक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये आपका जनवरी 2023 से ही शुरू हुआ है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टिंग करना है, जो पहले EDSP में करना होता था, अब जो दक्ष वेब पोर्टल पे करना होता है, विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय द कस्टमर या डिटेक्शंस ऑफ द फ्रॉड्स बाय द एंटिटी। बैंक यदि खुद से ही डिटेक्ट किया है या किसी कस्टमर ने रिपोर्ट किया है, तो उसके रिपोर्ट करने या डिटेक्ट करने के 7 डेज के अंदर ये रिपोर्ट कर देना है। कहां पे करना है, आरबीआई को करना है। किसके थ्रू, EDSP पहले किया जाता था, लेकिन अब दक्ष वेब पोर्टल के थ्रू उसे क्या करना है, उसमें सबमिट कर देना है, रिपोर्ट कर देना है। ये बातें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, लेकिन आगे जो है इन फ्यूचर में क्या बात हो रही है कि जो भी फ्रॉड होगा उसे नियर रियल टाइम बेसिस पे ही रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अभी यदि टाइम पीरियड की बात करें तो ये कितना है, 7 डेज का है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके तहत हम क्या है, ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग की फ्रॉड हुआ है तो उसका मॉनिटरिंग फिर किस तरह से हम करेंगे, आगे यदि जरूरत पड़े तो उसका किस तरह से हम डेटा को यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक बनाया गया है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, CFR। अब ये CFR क्या है, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री क्या है, तो यहां पे अभी क्या देखा आपने, ये सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो है, इसके अंतर्गत क्या आपने देखा कि जो भी फ्रॉड होगा उसका रिपोर्टिंग जो एंटिटीज है ना, जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा क्या है कि रिपोर्ट करना होता है आरबीआई को, ये आपने देखा। ठीक है, यहां भी क्या करना होता है, यहां भी रिपोर्टिंग ही करना है, यहां भी। लेकिन यहां पे किस प्रकार से क्या काम करता है, देखिए, जैसे कोई बोरोवर आपके पास आता है, बैंक के पास आता है लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या चेक करता है कि उसका क्रेडिट हिस्ट्री पहले क्या रहा है, कहीं बैंक से लोन लिया है, उसका लोन खराब तो नहीं हुआ है ना, ये सारी चीजों को देखते हैं। तो वो कैसे देख पाते हैं, तो CIC जो है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है, इसके पास जो भी लोन लेता है उसका डेटा जो है सो वहां सबमिट करना होता है। तो जब भी जरूरत पड़ता है तो वहां से रिपोर्ट भी निकाला जाता है, जो सिविल हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं,
तो चेक करते हैं कि उसका क्रेडिट हिस्ट्री पहले से क्या रहा है। यदि खराब रहा है तो उसको हम लोन नहीं देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वैसे उसी तरह से जिस तरह से यहां क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है, ये आपका सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री क्या है कि यदि किसी बोरोवर ने या कोई कस्टमर ने फ्रॉड किया है कभी, तो वो डेटा यहां पे आपको मिल जाएगा। यदि ये क्या है, ये भी एक वेब पोर्टल है जिसके थ्रू आप ये देख पाते हैं कि किसी बोरोवर ने, किसी कस्टमर ने, कोई पर्सन ने, कोई स्टाफ ने फ्रॉड किया है, तो उसका डेटा यहां पे सबमिट किया जाता है। यहां पे उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। और यदि किसी ने फ्रॉड किया है तो भी यहां पे इस पे डाला जाता है। ये कौन डालता है, कौन सबमिट करता है इसमें डेटा, तो यहां पे है, देखिए यहां पे एंटिटी जो बैंक है उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, वही सबमिट करता है इसमें, ठीक है। और जरूरत पड़ती है तो उसे वहां पे चेक भी कर सकता है, ठीक है। अ सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री CFR बेस्ड ऑन द फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न, ठीक है। फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न मींस जिन्होंने फ्रॉड किया है उसको यहां पे जो है सो उसका हिस्ट्री हम देख सकते हैं, यहां पे उसे मॉनिटर किया जाता है। फाइल्ड बाय द बैंक्स, कौन फाइल करता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें सबमिट करता है। हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर विच बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन गिवन एक्सेस थ्रू द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो ये कौन सबमिट कर सकता है, मैंने बताया कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होता है, तभी जाकर के वो लॉग इन कर पाता है उसमें। CFR इज वेब बेस्ड एंड सर्चेबल डेटाबेस। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्या है CFR। तो एक तो आपका है वेब बेस्ड, है ना, इसको नेट पे आप देख सकते हैं, वेब बेस्ड सर्चेबल डेटाबेस। यहां से सर्च भी किए जा सकते हैं कि किनका नाम यहाँ पे है, ठीक है। तो वहां डिटेल डाला जाता है, तो यदि वहां पे है तो आप समझ जाते हैं कि ये फ्रॉड किया है, इस वजह से यहाँ इसका नाम है। और जिन्होंने किया भी है तो उसको भी वहां पे हम सबमिट करते हैं। बात समझ में आ रही है, तभी तो जाके मिल पाता है। तो ये सर्चेबल डेटाबेस है ये। The practice of issuing paper-based caution advice has since been discontinued। देखिए क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि पहले क्या था, पहले इससे पहले CFR से पहले सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री जो है, इससे पहले क्या होता था कि CA कॉशन एडवाइस आपका ये किया जाता था, सबमिट किया जाता था। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहां पे CFR सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री आया है, जो कि रिप्लेस किया है, किसे रिप्लेस किया है, कॉशन एडवाइस पहले जारी किया जाता था। यदि किसी ने फ्रॉड किया है तो उसके लिए कॉशन एडवाइस जारी किया जाता था, लेकिन उसकी जगह पे CFR ने ले लिया। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन फंसा सकता है कि ये जो आपका कॉशन एडवाइस है, ये भी जरूरत पड़ने के बाद इसे भी यहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न, FMR। ध्यान से समझिए इसको। तो यहां रिटर्न का मतलब वापस नहीं लेना होता, रिटर्न का मतलब यहां पे है कि जो फ्रॉड हुआ है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसमें जो है सो उसे भर के यहां पे सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो बैंक्स नीड टू फर्निश फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स, ठीक है, ये सबमिट करना होता है इन इंडिविजुअल फ्रॉड केसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, चाहे कोई भी अमाउंट हो। यहां पे FMR जो होता है, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है, ये सबमिट करना पड़ता है किसे, टू RBI इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग FMR एप्लीकेशंस इन XBRL सिस्टम अप्लाइड टू देम विदिन 3 वीक्स, है ना। और वो 3 वीक्स क्या है, इसका मतलब 21 कैलेंडर डेज, ठीक है। जब से हुआ है उसके 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, जब भी डिटेक्ट किया गया है उसके 21 डेज के अंदर जो है सो ये सबमिट करना होता है। क्या, FMR रिपोर्ट। आप देखिएगा कि अलग अलग रिपोर्ट है ना। इससे पहले भी अभी आपने देखा, यहां भी आपका सबमिट करना होता है रिपोर्ट। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग जो है सो फॉर्मेट में, है ना, जैसा रिक्वायरमेंट है। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये 21 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है। किस फॉर्मेट में, FMR रिपोर्ट है ये, ठीक है। ये FMR रिपोर्ट जो XBRL सिस्टम है, ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको करना होता है, ठीक है। तो FMR यहां आपको याद रखना है कि FMR जो एप्लीकेशंस है, जिस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको जो है सो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ता है, जो XBRL सिस्टम पे बेस्ड होता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। किसे करना होता है, RBI को करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली, और ये 21 डेज के अंदर करना होता है, 3 वीक्स या 21 डेज, जब से ये डिटेक्ट हुआ है, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अलग अलग जगह पे कौन कौन से फॉर्मेट किस तरह से रिपोर्टिंग करना होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अ मंथली सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड
mentioning that soft copy of all the FMR have been submitted to RBI is to be submitted by the bank to CFMC सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल। ये सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल क्या है? आरबीआई का एक डीबीएस डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन के तहत सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो बेंगलुरु में है, विद अ कॉपी टू द रिस्पेक्टिव एसएसएम सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर ऑफ द बैंक, जो बैंक के सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर है जो इस चीज को देखता है फ्रॉड से रिलेटेड, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड होने के 7 डेज के अंदर, ठीक है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए क्या बोला यहां पे, जो भी रिपोर्टिंग आपने यहां एफएमआर जो फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न जो आपने सबमिट किया है, जब भी इंडिविजुअल बेसिस पे कि जब भी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो 21 डेज के अंदर क्या है कि आरबीआई को आपने सबमिट किया था। बात समझ में आ रही है? तो वो एक महीने में जितने भी सारे सबमिट किए गए हैं एफएमआर, जितने भी सारे सबमिट किए गए हैं, उसका एक मंथली सर्टिफिकेट, मींस एक साथ में टोटल का एक तरह से समरी कह सकते हैं, वो सारे मंथली सर्टिफिकेट जो भी सॉफ्ट कॉपी सबमिट किया गया था एफएमआर का, है ना, आरबीआई को, उसका अलग से फिर सीएफएमसी सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल को भी देना है। ये कब देना है? ये एक ही बार में 1 महीने का मंथली सर्टिफिकेट देना है। बात समझ में आ रही है? और वो कब देना है? तो मंथ एंड होने के 7 दिन के अंदर आपको ये देना है, ठीक है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मंथ एंड हुआ तो 7 दिन के अंदर फिर आपको सबमिट करना होगा। कहां सबमिट करना है? सीएफएमसी सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल को। और वो कॉपी जो है, एक कॉपी भी देना है एसएसएम सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर, ये आपके बैंक का होगा जो इससे रिलेटेड देखता है चीजों को, सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर को उसका कॉपी भी सबमिट करना है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि फ्रॉड reports should also be submitted in case where the central investigating agency have initiated criminal proceedings suo motu and or where the reserve bank has directed that such cases be reported as fraud। देखिए होता क्या है, एक तो है कि खुद से आपने सबमिट किया एफएमआर जो रिपोर्ट है, वो आपने एफएमआर फ्रॉड रिपोर्टिंग रिटर्न जो है वो आपने सबमिट किया, आरबीआई को बताया। कभी ऐसा होता है कि आपने नहीं बताया, मतलब बैंक ने नहीं बताया, आरबीआई ने खुद से ही इनिशिएटिव लिया और किसी केस को चेक किया, या तो कोई इन्वेस्टिंग एजेंसी है, वो इन्वेस्टिंग एजेंसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद से ही क्या है, सुओ मोटो, मतलब खुद से ही संज्ञान लेकर के किसी केस की वो जांच करता है और फ्रॉड पाता है। तो वैसे केस में भी यहां पे क्या कर रहा है कि उसका रिपोर्टिंग आपको करना है ना। बात समझ में आ रही है? फ्रॉड रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी सबमिटेड, उस केस में भी आपको फिर एफएमआर सबमिट करना है, ठीक है। बैंक में ऑल्सो रिपोर्ट फ्रॉड परपिट्रेटेड इन देयर सब्सिडियरीज। अब बैंक का कोई सब्सिडियरीज है, एफिलिएट्स, ज्वाइंट वेंचर्स है, तो उस केस में भी आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है, सिर्फ हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली आपको नहीं सबमिट करना है, उसका जो हार्ड कॉपी है, वो जो फॉर्मेट है उसका हार्ड कॉपी सबमिट करना है। किस केस में? यदि बैंक का कोई सब्सिडियरीज है, ज्वाइंट वेंचर है, तो वैसे केस में यदि उसके साथ फ्रॉड होता है तो उसका सबमिशन भी आप ही को करना है, मतलब उस बैंक को ही करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इन केस सब्सिडियरीज, एफिलिएट, ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ द बैंक इज एन एंटिटी विच इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा है कि जो भी आपका सब्सिडियरीज है, जहां पे आपका ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, वो ऑलरेडी जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंदर आता है ना, मींस वैसा सब्सिडियरी, अब डिपेंड करेगा ना क्या काम आप कर रहे हैं। तो यदि वो रेगुलेशन आरबीआई के रेगुलेशन के अंतर्गत आता है तो फिर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं आता है आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर तो क्या है, उस केस में हार्ड कॉपी, एफएमआर की जो हार्ड कॉपी है वो आपको सिर्फ सबमिट करना है। किसे करना है? आपको आरबीआई को सबमिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बैंक्स अदर देन फॉरेन बैंक्स। यहां पे क्या कर रहा है? अदर देन फॉरेन बैंक्स हैविंग ओवरसीज ब्रांचेज, मतलब फॉरेन बैंक की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो इंडिया के जो बैंक है उसके जो फॉरेन में ब्रांचेज है उसकी बात हो रही है कि ओवरसीज ब्रांचेज या ऑफिसेज शुड रिपोर्ट ऑल फ्रॉड परपिट्रेटेड एट सच ब्रांच और ऑफिस ऑल्सो टू आरबीआई।
लेकिन यहां पे क्या देखा आपने कि हार्ड जो फॉर्मेट है, हार्ड कॉपी है, उसे सबमिट करना है यदि वो आरबीआई के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं है, सब्सिडियरीज, एफिलिएट्स और ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है कि यदि फॉरेन में आपकी ब्रांचेज है तो भी, तो आपको जिस तरह से आप यहां पे रिपोर्ट करते हैं तो उसी तरह से उस ब्रांचेज को का भी सारा रिपोर्टिंग आपको यहां करना है। कौन सा रिपोर्टिंग? फॉर फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं हम क्या है। इन एडिशन टू एफएमआर, ये जो रिपोर्ट है फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न जो है ये आप कर रहे हैं, ठीक है, ये बात सही है। उसके आगे क्या है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ फ्लैश रिपोर्ट, एफआर एक सबमिट करना पड़ेगा फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ रुपीज 50 मिलियन। 50 मिलियन कितना हो गया? 5 करोड़ एंड अबव विद इन अ वीक ऑफ सच फ्रॉड कमिंग टू द नोटिस ऑफ द बैंक्स हेड ऑफिस। जैसे ही बैंक को ये एक्नॉलेज होता है कि ये फ्रॉड हुआ है उसके, लेकिन अमाउंट कितना होना चाहिए? 50 मिलियन मींस 5 करोड़ और इससे ज्यादा का अमाउंट होता है तो एक फ्लैश रिपोर्ट मींस यहां एफएमआर रिपोर्ट तो भेजना ही है, ये तो किसी भी अमाउंट के लिए, यहां अमाउंट जिक्र नहीं है एफएमआर रिटर्न्स के लिए, लेकिन यहां पे फ्लैश रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा जिसका नाम फ्लैश रिपोर्ट है। ये अमाउंट 5 करोड़ एंड अबव के लिए है और टाइमिंग क्या है? विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर। एफएमआर कितने दिन के अंदर सबमिट करना होता है? 21 डेज के अंदर, लेकिन यहां पे ये जो सबमिट करना है विद इन अ वीक ऑफ सच फ्रॉड कमिंग टू द नोटिस ऑफ द बैंक्स हेड ऑफिस। बात समझ में आ रही है? द एफआर मींस क्या हो गया? फ्लैश रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड in the form of DO letter addressed to the PCGM और CGM इंचार्ज, ठीक है, CGM इंचार्ज किसका? डीबीएस, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। ये क्या है? एक आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है जो क्या है, किस नाम से है? डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। सेंट्रल ऑफिस जो मुंबई में है इसका, ठीक है, तो उसे सबमिट करना है। अब यहां क्या बोला आपको? डीओ लेटर। डीओ लेटर क्या होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, जहां पे पार्टिकुलरली जो है सो सीजीएम के नाम से है ना, जो सीजीएम है उसे आपको क्या करना है? उसका एक्नॉलेज करवाना है। तो क्या समझा अभी तक आपने कि एफएमआर, एफएमआर जो रिपोर्ट होता है ये तो आपको किसी भी अमाउंट के लिए करना ही है, लेकिन यदि 5 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉड में तो वैसे केस में फ्लैश रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, ठीक है। किसे सबमिट करना है? तो ये जो सबमिट करना है, द एफआईआर इज टू बी फर्निश्ड इन द फॉर्म ऑफ डीओ लेटर के फॉर्म में, मींस डायरेक्टली जो है सीजीएम और पीसीजीएम इंचार्ज जो है आपका डीबीएस के, उसे डायरेक्टली जो है सो केस टू केस बेसिस सारे का यहां पे उसे रिपोर्ट करना है अलग से। समझ में आ गई बात? चलिए एफएमआर के अलावा नेक्स्ट है फ्रेंड्स अटेम्प्टेड फ्रॉड। अटेम्प्टेड फ्रॉड क्या होता है? जहां पे फ्रॉड करने की कोशिश की गई है लेकिन फ्रॉड फाइनली हो नहीं पाया, फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो बैंक नीड नॉट रिपोर्ट केसेस ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड ऑफ रुपीज 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ मीन 10 मिलियन। तो देखिएगा 10 मिलियन में, करोड़ में देखे दिया जा सकता है, तो आप ऐसा करिए किसी एक चीज, एक जो है सो डिनोमिनेशन में आप याद रखिए कि आपको मिलियन में याद रखना है या करोड़ में याद रखना है, तो वैसा ही सारे डेटा को आप याद रख सकते हैं तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि जो भी आपका अटेम्प्टेड फ्रॉड हो वैसे केस में जो फ्रॉड आपका 1 करोड़ या इससे ज्यादा होगा तो उस केस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। However, the bank should continue to place the report on individual cases of attempted fraud involving an amount 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, ठीक है, बिफोर द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड। अब ये ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड किसका होता है? बैंक का होता है ना। ये हमने शायद आपको बताया था चैप्टर नंबर 26 में शायद। तो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड एसीबी, जहां पे ऑडिट से रिलेटेड जो भी बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, बैंक के जो ये जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसी तरह से ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है जो ऑडिट से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे वो देखता है, ठीक है। तो उसके पास रिपोर्ट करना है। क्या समझा आपने कि जो फ्रॉड केसेस होंगे, सॉरी अटेम्प्टेड फ्रॉड जो होगा वहां पे 1 करोड़ या इससे ज्यादा का केसेस को आरबीआई को रिपोर्ट नहीं करना है, लेकिन अपने एसीबी को, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को इसका रिपोर्ट करना है, जिस तरह से करते हैं, क्योंकि ये बैंक का इंटरनल चीज है ना, तो ये आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
द रिपोर्ट शुड कवर द फॉलोइंग। अब जो रिपोर्ट आप करेंगे, एसीबी को जो रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को जो रिपोर्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चीज रहेगा, जैसे द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द अटेम्प्टेड फ्रॉड, कि किस प्रकार से फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से उसके ऑपरेशन हुए थे, है ना, ये सारी चीज को यहां बताना पड़ेगा। हाउ द अटेम्प्ट डिड नॉट मटेरियलाइज इनटू द फ्रॉड, और हाउ द अटेम्प्ट फेल्ड वाज फॉइल्ड, ठीक है, किस प्रकार से अटेम्प्ट को रोका गया, किस प्रकार से नहीं हो पाया ये, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। द मेजर टेकन by the banks to strengthen the existing systems and controls, तो जो फ्रॉड यहां पे करने की कोशिश की गई थी, तो उसके फिर अगेंस्ट में किस प्रकार से फिर मेजर उसका लिए गए, मतलब किस प्रकार से एक तरह से स्ट्रेंथन किया गया, उसको मजबूत किया गया, जहां लूप होल था तो उसको कैसे सुधारा गया है या नहीं सुधारा गया, इसका भी रिपोर्ट करना है। न्यू सिस्टम एंड कंट्रोल पुट इन प्लेस इन द एरिया वेयर द फ्रॉड वाज अटेम्प्टेड, ठीक है, न्यू सिस्टम्स वही है कि जहां पे आपका फ्रॉड किया गया, करने की कोशिश की गई थी, तो वहां पे फिर आपने क्या किया है, ये सारी चीजों का रिपोर्ट आपको करना है। अब फ्रेंड्स, अब यहां पे बात आती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। ये तो आरबीआई के पास रिपोर्टिंग की बात अभी तक हमने करी है कि आरबीआई के पास किस तरह से रिपोर्ट हम करेंगे जब फ्रॉड होगा, तब ये सारी चीजों को देखा। अब यहां देखना है कि FIR हम करते हैं, मतलब जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके पास भी रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि फाइनली जो है सो उसका जो जांच वगैरह किया जाता है वो कहां पे किया जाता है, जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको FIR करना पड़ता है उसको। आपने आरबीआई के पास रिपोर्ट किया वो ठीक है, वो अलग इशू है, उसके साथ में आपको FIR भी करना है। अब FIR जो करेंगे वो कहां पे करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे, और उसमें कौन इन्वॉल्व है, स्टाफ इन्वॉल्व है या कोई पब्लिक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के आधार पे डिपेंड ये देखा जाता है कि FIR जो हमें करना है वो कहां पे करना है, सीबीआई के पास करना है या आपके लोकल पुलिस स्टेशन में करना है। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हम आगे करेंगे, आने वाले वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से जो नेचर है, किस प्रकार के नेचर हैं, अमाउंट कितने इन्वॉल्व हैं, उसका रिपोर्टिंग कहां पे होगा, ठीक है, उसका जो FIR करना है हमें वो कहां पे करना है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक कॉमन देखेंगे हम लोग यहां कि इमीडिएटली ऑन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जैसे ही फ्रॉड होता है the branches should take steps to protect the documents involved and get in touch with the controlling authority and seek their advice for registering an FIR। कह रहा है कि जैसे ही कोई फ्रॉड होता है, ब्रांचेज को क्या चाहिए कि उसका सबसे पहले जो है सो कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोलिंग ऑफिस है, उससे बात करके और उसका FIR रजिस्टर करने के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए ताकि उसका डॉक्यूमेंट जो है, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, उस वो चीज को वो सुरक्षित रख पाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी विल टेक इमीडिएट डिसीजन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स involved, and in case where the complaint is to be lodged with CBI, it should be done in consultations with the CBO। अब कंट्रोलिंग ऑफिस क्या करेगा, उसे एडवाइज करेगा। सबसे पहले तो कंट्रोलिंग ऑफिस ये देखता है कि उसमें स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, क्या है, ठीक है, इस चीज को देखता है और ये डिसीजन लेता है कि क्या, जैसे अभी बताया ना हमने कि उसे कहां पे उसका जो है सो FIR होना है, तो ये डिसाइड करता है कंट्रोलिंग ऑफिस कि ये सीबीआई के पास जाना है मैटर या कहां जाना है। यदि सीबीआई के पास जाना है तब तो आपका बैंक का जो सीबीओ होता है, ठीक है, जो बैंक का सीबीओ होता है उससे परमिशन लेना होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बैंक का जो सीबीओ होता है उसे परमिशन लेना होता है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसका टेन्यूर वगैरह क्या होता है, किस प्रकार से, ये सब चीज पढ़ेंगे हम। लेकिन जो फ्रॉड से रिलेटेड मैटर जो देखता है ना, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स जो होते हैं, उससे फिर यहां पे परमिशन लेना होता है, किस केस में, जब सीबीआई के पास मैटर लॉन्च किया जाएगा उस केस में। और नहीं तो यदि आपके लोकल पुलिस स्टेशन में करना है तो उस केस में भी डिसीजन कौन देता है, आपका कंट्रोलिंग ऑफिस देता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि while हैंडिंग ओवर द केस टू सीबीआई, जब सीबीआई को केस हैंड ओवर किया गया, अ फॉर्मल लेटर शुड बी एड्रेस टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द
रिस्पेक्टिव सीबीआई ऑफिस, ठीक है, और द बीएसएफसी बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई। अब यदि ये डिसीजन हो गया है कि नहीं ये जो केस है वो सीबीआई के पास जाएगा, तो वैसे केस में क्या है कि एक फॉर्मल लेटर बनाया जाता है और एड्रेस्ड किसको किया जाता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को। सीबीआई के जो एसपी है ना उस क्षेत्र के, उसे क्या करता है, एक लेटर एड्रेस किया जाता है, एक लेटर लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब सीबीआई को केस दे दिया गया और साइमल्टेनियसली क्या है कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक एड्रेस किया जाता है एक लेटर के थ्रू। ठीक है, या तो सीबीआई मतलब एसपी ऑफ सीबीआई को, या तो फिर पीएसएफसी बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई। ये सीबीआई में ही एक डिपार्टमेंट है जो बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल के नाम से है। उसे ही ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, उसके आधार पे या तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को या तो बीएसएफसी को क्या किया जाता है, एक लेटर के थ्रू उसे एड्रेस किया जाता है। ये अमाउंट हम आगे पढ़ेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं कि कौन सा जो केस है वो सीबीआई के पास जाएगा, कौन सा केस जो है सो आपका सीबीआई में बीएसएफसी के पास जाएगा, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास। ये सारी चीजों का डिस्कस हम आगे करेंगे। आगे है फ्रेंड कि सीबीआई में रजिस्टर्ड अ केस ऑन देयर ओन सोर्स इंफॉर्मेशन अल्सो। सीबीआई खुद से भी, मैंने बताया ना कि सीबीआई खुद से भी अपना केस रजिस्टर्ड कर सकता है। यदि किसी केस में उसको लगा कि यहां पे प्रॉब्लम है तो खुद से उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और खुद से ही केस जो है सो रजिस्टर्ड कर सकता है। इन आइदर केस, दोनों केस में, यदि बैंक ने इन्फॉर्म किया सीबीआई को या सीबीआई ने खुद से ही कोई इन्वेस्टिगेशन किया, CBI will forward to the bank a copy of FIR showing the case number of the PE preliminary inquiry or RC regular case and the date of registration and the name of the accused etc. तो सीबीआई जब केस को रजिस्टर्ड कर लेगा, या तो खुद से ही जो इन्वेस्टिगेशन किया है उन्होंने, या तो बैंक ने इन्फॉर्म करके उसका जो है सो केस लॉन्च करवाया है, तो सीबीआई क्या है कि सीबीआई विल फॉरवर्ड द बैंक टू अ कॉपी ऑफ एफआईआर, एक एफआईआर का कॉपी देगा और उसमें रजिस्टर्ड किया हुआ रहेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का नंबर, या तो रेगुलर केस, किस प्रकार का केस बन रहा है उस टाइप का उसका नंबर रहेगा। ठीक है, और क्या है, एक्यूज्ड का नाम वगैरह सारा डिटेल आपका उसमें एफआईआर में रहेगा। The CBI may register more than one FIR depending on the nature of the case. एक से ज्यादा FIR भी लॉन्च किए जा सकते हैं, ये केस के नेचर पे डिपेंड करेगा, फ्रॉड के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने केस लॉन्च कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्या, फ्रॉड। Immediately on receipt of the copy of the FIR, the dates of superannuations of the officials named should be ascertained, and if they are due to retire within a year, the fact should be brought to the notice of CBI. अब क्या है कि यदि कोई स्टाफ इन्वॉल्व है और उस केस में वो स्टाफ का जो है वो रिटायरमेंट आपका 1 साल के अंदर आने वाला है, तो उस केस में सीबीआई को क्या है इस चीज का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ताकि उसके अनुसार से फिर अलग से मतलब सही ढंग से इंक्वायरी फिर अलग तरीके से की जा सके, है ना, क्योंकि रिटायरमेंट ही 1 साल के अंदर है, तो उसके आधार पे सीबीआई फिर अपना देखता है। तो इसका इंफॉर्मेशन भी देना होता है यदि 1 साल के अंदर कोई स्टाफ का रिटायरमेंट होना है तो, ठीक है, जो इन्वॉल्व है उसमें। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं क्या है मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी तक आपने क्या समझा ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखा आपने कि जब फ्रॉड हो जाता है तो फ्रॉड होने के बाद आप कितने समय में आप रिपोर्ट करेंगे बैंक को, है ना, और बैंक कितने समय में आपका रिपोर्ट आरबीआई को करेगा। ठीक है, बात ये देख लिया आपने। अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से रिपोर्ट कितने टाइम में किया जाता है ये देख लिया आपने। एफआईआर लॉन्च करना है ये भी आपने देख लिया। लेकिन अभी तक जो बातें हुई ये आपने क्या देखा कि बाहर की एजेंसी को आपको इन्फॉर्म करना है, लेकिन अब यहां जो हम पढ़ने वाले हैं ये मॉनिटरिंग सिस्टम, ये अपने बैंक के अंदर, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने अंदर में किस तरह से रिपोर्टिंग करेगा, है ना, अपने जो अथॉरिटीज है उसके साथ किस तरह से रिपोर्टिंग करेगा, इसके बारे में हम यहां समझेंगे। ठीक है, देखिए, रिपोर्ट्स टू द बोर्ड बैंक should ensure that all fraud of कितना रुपी 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन मीन्स हो गया 1 लाख, एंड above are reported to their board promptly on their detection।
अब यहां पे क्या है, इससे पहले आपने देखा कि अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि यदि 1 लाख या इससे ऊपर का कोई फ्रॉड है तो उस केस में जो आपके बैंक बोर्ड है उसको प्रॉम्प्टली आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहां पे टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां अमाउंट याद रखिए 1 लाख से ऊपर। अब 1 लाख से नीचे का रिपोर्ट नहीं करना है, ये तो अंडरस्टूड है ना। देखिए अब क्या है कि क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट जब किया जाता है सब चीज का, तो यहाँ पे जो कमिटी है उसकी भी जिम्मेवारी होती है, उसके बीच बीच में फिर रिव्यू भी किया जाता है कि किस तरह से चल रहा है, क्या स्टेटस है केस का। तो क्वार्टरली रिव्यू ऑफ फ्रॉड informations relating to the fraud for the quarters ending June, September, December should be placed before the audit committee of the board। तो क्वार्टरली रिव्यू मींस क्या है कि 3 महीने के बाद, जैसे क्वार्टर आपका है जून है, सितंबर है, दिसंबर है, अभी हम मार्च क्यों नहीं, आगे हम समझ रहे हैं। तो इस क्वार्टर एंडिंग के बाद जो है सो क्या है कि मैटर को प्लेस किया जाएगा, रिव्यू किया जाता है ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कौन से कमिटी, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड। ड्यूरिंग द मंथ फॉलो, और कब किया जाएगा, ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर टू विच इट परटेन्स, ठीक है। तो जब आपका क्वार्टर एंड होता है तो उसका जो फॉलोइंग मंथ्स है ना, ड्यूरिंग द फॉलोइंग ऑफ द क्वार्टर विच इट परटेन्स, जिस क्वार्टर में वो मैटर्स आ रहे थे उस क्वार्टर में, उस केस में वो क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा। अ सेपरेट रिव्यू फॉर द क्वार्टर एंडिंग। अब यहां पे मार्च नहीं था क्योंकि जून, सितंबर और दिसंबर की बात हो रही थी, तो यहां वही कह रहा है कि अ सेपरेट रिव्यू फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च इज नॉट रिक्वायर्ड। मार्च के क्वार्टर का अलग से रिव्यू करने की जरूरत नहीं होगी, क्यों, इन व्यू ऑफ द एनुअल रिव्यू फॉर द ईयर एंडिंग मार्च, क्योंकि एक साल में फिर रिव्यू पूरे एक साल का जो है उसका एक साथ में किया जाएगा। तो मार्च क्वार्टर जो आता है इसका मतलब है कि यहां पे आपका ईयर एंडिंग भी हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वार्टर का ईयर एंडिंग के साथ ही रिव्यू किया जाता है, तो इसीलिए यहां मार्च क्वार्टर आपको देखने को नहीं मिला। तो क्या समझा आपने कि क्वार्टरली रिव्यू जो है सो किया जाएगा किसके द्वारा, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, एसीबी के द्वारा, ठीक है। अब एनुअल रिव्यू भी होना है मैटर का, सारे फ्रॉड का जो भी सबमिट किया गया है, ये एनुअल रिव्यू कब होगा, मतलब किसके द्वारा होगा, तो एनुअल रिव्यू ऑफ फ्रॉड, बैंक शुड कंडक्ट एन एनुअल रिव्यू ऑफ द फ्रॉड एंड प्लेस अ नोट बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो रिव्यू है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये सबमिट किया जाएगा रिव्यू, और किसको किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लोकल एडवाइजरी बोर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। The reviews for the year ended March shall be put up to the board before the end of the next quarter, ठीक है। तो यहां पे है कि जैसे ये ईयरली किया जाएगा, ये एनुअल रिव्यू है, इसीलिए ईयर आपका एंड हो गया, तो ईयर एंड होने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको ये कर लेना है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट क्वार्टर कब होगा, ईयर एंड तो आपका मार्च में हो जाएगा, तो मार्च के बाद नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा आ रहा है, आपका जून आ रहा है, तो इसीलिए जून के अंत तक आपको इसका रिव्यू कर लेना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वही कह रहा है द रिव्यू ऑफ द ईयर एंडेड मार्च शैल बी पुट अप टू द बोर्ड बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। Such reviews need not be sent to RBI but may be presented for verifications by SSF, Senior Supervisory Manager, Reserve Banks Inspecting Officers। अब यहां पे कह रहा है कि आरबीआई के पास तो आपको ये सबमिट नहीं करना है, ये रिव्यू वगैरह वहां आरबीआई के थ्रू तो नहीं करवाना है, लेकिन आप रिव्यू यहां जो सबमिट करेंगे अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो किया जाएगा, इसका यहां पे आपको आरबीआई जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स है उसके थ्रू क्या है, इसके वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो बैंक का सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर है उसके थ्रू। अब नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट आपका है स्पेशल कमिटी ऑफ द बोर्ड। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे भी समझिए। देखिए यहां हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पेशल कमिटी ऑफ द बोर्ड क्या होता है, आपने नाम सुना था एसीबी का, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, जो ऑडिट से रिलेटेड मैटर को देखता है, ठीक है, ये समझा था आपने। यहां पे एक अलग से कमिटी है स्पेशल कमिटी ऑफ द बोर्ड, ये कहां पे होता है, ये बैंक के अंदर होता है, ठीक है।
तो देखिए, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड एसीबी मॉनिटर्स ऑल द केसेस ऑफ फ्रॉड्स इन जनरल। तो जनरल वे में सारे जो है केस को मॉनिटर एसीबी तो करता ही है ना। ऐसे तो ये जो है कमिटी, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, ऑडिट से रिलेटेड सारी चीजों को देखता है। फ्रॉड से रिलेटेड भी ये जनरल सारे फ्रॉड को ये यहां पे देखता है, इन जनरल केस की बात करें तो। फर्दर आरबीआई हैज एडवाइज्ड बैंक टू कॉन्स्टिट्यूट a special committee of board for monitoring and follow up of cases of fraud. SCBF, a special committee of board for monitoring and follow up of cases of fraud. ठीक है, F means fraud इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ रुपीज 10 मिलियन। 10 मिलियन मीन्स क्या हो गया आपका 1 करोड़ या इससे ज्यादा। ठीक है, 1 करोड़ या इससे ज्यादा का जो केस होगा उसको बैंक के अंदर की बात करें तो एससीबीएफ के द्वारा यहां पे जो कमिटी है एससीबीएफ उसके पास यहां पे रिपोर्ट किया जाएगा और वो मॉनिटर करेगा इस केस को। बात समझा आपने। नॉर्मल केस की बात करें तो एसीबी ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड सारे केसेस को देखता है ना। जनरल केस की बात करें मतलब, और उससे 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो केस है वो कौन मॉनिटर करता है, एससीबीएफ, जो आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि एक आप कमिटी बनाइए। वो कमिटी का नाम क्या है, एससीबीएफ, स्पेशल कमिटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो ऑफ द केसेस ऑफ फ्रॉड। बात समझ में आ गई। चलिए, The special committee is constituted with 5 members of the boards of director। देखिए यहां पे कौन कौन से रहेंगे उसकी बात हो रही है। जो कमिटी स्पेशल कमिटी ऑफ बोर्ड जो बनाया गया है, ठीक है, स्पेशल कमिटी ऑफ द बोर्ड, इसमें से क्या कह रहा है कि स्पेशल कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड विद द 5 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग, उसमें से एक एमडी या सीईओ जो है यदि पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, और एमडी इन केस ऑफ एसबीआई या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें एमडी रहेंगे। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर में एमडी एंड सीईओ जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। 2 मेंबर्स फ्रॉम द एसीबी, एसीबी जो है ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड है उसके 2 मेंबर रहेंगे, एंड 2 अदर मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द आरबीआई नॉमिनी। ठीक है, यहां पे 2 मेंबर जो है सो अलग से रहेंगे बोर्ड के, लेकिन वहां आरबीआई की जो नॉमिनी के रूप में आए हैं वो यहां पे एक्सक्लूड किया गया उसके अलावा। ठीक है, The periodicity of the meeting of the special committee is decided according to the number of the cases involved। अब periodicity means कब कब ये कमिटी जो है सो आपको मतलब रिव्यू करेगी, कब बैठेगी, कब देखेगी, ये डिपेंड करेगा कि केस कितना है, नंबर ऑफ केसेस कितने इन्वॉल्व हैं। इन एडिशन, लेकिन इसके साथ ही द कमिटी शुड मीट एंड रिव्यू एज एंड व्हेन फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियंस एंड above comes टू लाइट। 10 मिलियन से अबव मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, जो यहां पे बता रहा हूं यही चीज है। ठीक है, तो जब 1 करोड़ या इससे ज्यादा का केस होगा उस केस में तो ये कमिटी बैठ करके देखेगी ही, उसको रिपोर्ट तो किया ही जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ केसेस है, उसके आधार पे ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगा कि कब कब ये कमिटी बैठ करके उस चीज को मॉनिटर करती है। बात समझ में आ गई। चलिए, यदि बात समझ में आ गई तो बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे ही आपके जो पार्ट आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जरूर आप सारे पार्ट को देखिएगा इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।